चलिए साहब, क्या हाल चाल। आज ही ईएमआई खत्म होगा। सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को नमस्कार, क्या हाल चाल। पढ़ाई करी क्या? चलो, क्या डीपीपी में देखें कौन सा आर्टिकल बचा हुआ है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है क्या? और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। चलिए साहब, टाइम डालिए। ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम बनाना शुरू करें। पहला प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मर किस पर आधारित है? तो आंसर है ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो पहला पॉइंट लिखिए, डायग्राम बाद में कंटिन्यू करिएगा। इट इज बेस्ड it is based on the principle of it is based on the principle of mutual induction। आसान टॉपिक है बहुत, एक सवाल आता ही आता है।
फॉर्मूला एक ही है, सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। पर प्रश्न पढ़कर ये बताना कि क्या चीज क्या है, वही सबसे बड़ा खेल है। उसके लिए आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। फॉर्मूला एक ही है, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, पर ये पता लगाना I1 क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है, ये प्रश्न पढ़ के पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले सुनते हैं। पहला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? हमने भी सुना है कि हमारे गली के बाहर नुक्कड़ पे मोहल्ले में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, हॉस्टल के बाहर भी लगा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, पहला सवाल। न्यूमेरिकल तो दूर की बात है। तो ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को अप या डाउन करने के काम आता है। अब एकदम से दो प्रश्न और बने, एसी ही क्यों? अब एसी क्या होता है सर? एसी एयर कंडीशनर तो बंद है ठंड में, ये तो एयर कंडीशनर है। ये एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये सोर्स बनाया, आप 12th पास हैं, ये एसी होता है। एसी ही क्यों जरूरी है? क्या डीसी में काम नहीं कर सकता? सर डीसी क्या होता है अपन को यही नहीं पता। डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट करंट, डायरेक्ट करंट। तो ट्रांसफॉर्मर एसी पर ही क्यों काम करता है? तो इसके पीछे वही है चैप्टर का बेसिक आत्मा। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तभी तो ईएमएफ आएगा। आप इस करंट को देखिए, ये लगातार अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या कर रही है? बदल रही है। करंट बदलेगी तो प्राइमरी के द्वारा पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी, और ये बदलेगा तो फ्लक्स में क्या आएगा, और फ्लक्स में चेंज क्या पैदा करेगा? ईएमएफ। छोटे छोटे असर्शन रीजन के प्रश्न ही बन जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज पर ही क्यों काम करता है। तो कारण है एसी वोल्टेज में लगातार वैल्यू बदलती रहेगी। लगातार वैल्यू बदलेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और जब जब फ्लक्स बदलेगा तब तब ट्रांसफॉर्मर डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करता। तो पहला प्रश्न, ये एसी वोल्टेज को अप या डाउन करने के काम आता है। फिर अगला, सर ये अप एंड डाउन करना ही क्यों? ये अगला सवाल। तो जब बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, रावत भाटा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, आपके बिहार में, मध्य प्रदेश में, पटना में, गुना में, शिवपुरी में, अगर वहां तक लाइट भेजनी है तो उसको पहले हाई वोल्टेज पे किया जाता है। 22,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट में भेजा जाता है। क्यों? कारण क्या है? ताकि पावर लॉसेस क्या हो? कम हो। तो हाई वोल्टेज पर भेजना है तो पहले उसका वोल्टेज क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। वहां कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? स्टेप अप। ये ट्रांसमिशन जाता रहेगा, जाता रहेगा। शिवपुरी पहुंच गया, गुना पहुंच गया, जोधपुर पहुंच गया। जब जोधपुर में एंटर करेगा तो वहां पे जोधपुर का डिस्कॉम है, कोटा डिस्कॉम, वहां पर स्टेप डाउन लगे रहते हैं। कारण अपने जो घर पे आ रहा है, यहां इसमें जो आ रहा है वो 220 आ रहा है। आया कितना रावत भाटा से? 22,000, 11,000। तो भाई साहब 11,000 से उसको वापस नीचे गिराना है। नीचे गिराने के लिए कौन? स्टेप डाउन। तो कहीं स्टेप अप होता है और कहीं स्टेप डाउन होता है। तो पहला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे आधारित है? म्यूचुअल इंडक्शन। छोटे छोटे असर्शन रीजन के प्रश्न पूरा सही कर सकते हो, आसान टॉपिक। दूसरा, काम क्या करता है? एसी वोल्टेज को अप या डाउन करने के काम आता है। गुरु एसी वोल्टेज ही क्यों? गुरु एसी वोल्टेज ही क्यों? क्योंकि एसी वोल्टेज में करंट लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है। करंट के बदलने से फ्लक्स बदलेगा, और जब जब फ्लक्स बदलेगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी को बोलते हैं इनपुट, सेकेंडरी को बोलते हैं आउटपुट। इनपुट कहां लगाया है? प्राइमरी में। आउटपुट कहां से ले रहे हैं? सेकेंडरी। सर ये इनपुट आउटपुट क्या होता है? जैसे ये आप पंखा खरीद के लिए आए, ये पंखा लगा दिया,
दुकान से खरीद के लाया मैं, सारी पूरी बिल्डिंग के लेकर आया खरीद कर, तो पंखा लगा दिया, अब पंखा चल ही नहीं रहा। मैं परेशान, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि यार पंखा नहीं चल रहा। अरे सर पहले लाइन तो खींचो, आप ये सीधा पंखा टांगने से पंखा तो नहीं चलता है, पहले इलेक्ट्रिसिटी तो दो इसको। अरे मैंने कहा यार क्या बात कर दी तूने। फिर सारी सारी लाइन खिंचवाई सारी, तो लाइन इलेक्ट्रिसिटी देने से इसको क्या दिया आपने, इनपुट। पंखा घूमेगा तो हवा आएगी, तो हवा क्या है, आउटपुट। लाउड स्पीकर खरीद के ले आए आप, तो भैया लाउड स्पीकर को पहले पिन लगा के क्या देना पड़ेगा, इनपुट। फिर लाउड स्पीकर से आवाज आएगी, वो आवाज क्या है, आउटपुट। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, हर दिमाग को अलग अलग इनपुट दे रहा हूं। परीक्षा में वो दिमाग आपको क्या देगा, आउटपुट। सर इतनी बातें आप क्यों बता रहे हो, इनपुट आउटपुट। प्रश्न पढ़कर ये समझना बहुत जरूरी है, इनपुट क्या है और इनपुट हमेशा कहां लगेगा, आउटपुट कहां आएगा। ये देखिए बल्ब लगा रखा है, बल्ब, प्रेस, गीजर, मोबाइल, कोई भी उपकरण जो चलाना है वो आपने यहां लगा दिया, इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, 1 मतलब प्राइमरी, I1 करंट इन प्राइमरी, E1 वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। इनपुट पावर चाहिए, पावर होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। आउटपुट पावर चाहिए, आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। वो कहेगा अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन 230 वोल्ट लाइन। ये क्या मतलब है, ये 230 क्या है, ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा मतलब इसको क्या दिया जा रहा है, इनपुट। कितना इनपुट, तो बताओ 230 क्या है, 230 वोल्ट है, तो पक्का पक्का ये क्या है, E1। ये पहचानना इंपॉर्टेंट है, पहचानने के बाद तो फॉर्मूला कोई भी लगा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, लोड, लोड मतलब आउटपुट, बल्ब लगा दिया, आउटपुट। ये इनपुट, इनपुट कहां लगता है, प्राइमरी, आउटपुट कहां, सेकेंडरी। इनपुट, इनपुट में आएगा 1 1 1, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, I1 करंट इन प्राइमरी, E1 वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। जहां 2 2 2 2 आ रहा है, सेकेंडरी। आउटपुट कहां से लिया जाता है, उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इनपुट कहां लगाते हैं, प्राइमरी। इनपुट पावर, वोल्टेज इनटू करंट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। आउटपुट पावर, प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। ये पूरी थीम दिमाग में सेट होगी, तब जाके प्रश्न करने मजा आएगा। फॉर्मूला मेरे बेटे एक ही है बस, E1 बाई E2 बराबर N1। जैसे तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया, E1 बाई E2 बराबर N1 बाई N2, पहला इकलौता कॉन्सेप्ट। अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, आइडियल है, आइडियल का मतलब कोई लॉस नहीं है, नो लॉसेस, 100% एफिशिएंट, उस केस में कोई भी पावर का लॉस नहीं होता, तो इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा, P इन बराबर P आउट। फिर पावर को फिर बोलें, पावर से भागे नहीं, पावर, पावर को बोलें वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट पावर E1 I1, आउटपुट पावर E2 I2। भागने से काम नहीं चलेगा, आसान टॉपिक है, आता ही आता है पेपर में लगातार। और अगर एफिशिएंसी गिवन है, मान लो 100% एफिशिएंट नहीं है, तो अगर एफिशिएंसी पूछी जाए तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। इस स्लाइड से सारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं,
बशर्ते आपको सवाल पढ़कर आइडिया लगे कि गिवन क्या क्या है। देख लो अच्छे से, अब 3 प्रश्न करके देखो। अगर तुम्हारी सब में हाँ है, अब प्रश्न करके देखो कि क्या क्या है। पहला फॉर्मूला हमेशा E1 बाई E2 बराबर N1 बाई N2। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो उसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर माना जाता है, और एफिशिएंसी दे रखी है तो बात ही खत्म। अब 3 प्रश्न खुद करो, 69, 70, 71, आराम से कॉपी में तसल्ली से। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा EMI। आज मेरा EMI खत्म हो जाएगा। हुआ क्या भैया? क्या कह रहा है? A step up transformer operates on a 230 वोल्ट लाइन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन 230। अब बताओ ऑपरेट्स ऑन 230 का क्या मतलब? E1 है। ऑपरेट मतलब काम करना। काम करने के लिए कहां देना पड़ेगा? इनपुट। सप्लाइज अ लोड ऑफ 2 एम्पियर। लोड कहां होता है? आउटपुट में। तो I2। पता है ये पहचान नहीं इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो हर बच्चे के लिए बहुत आसान है, इसलिए लैंग्वेज तगड़ी है। फुल स्टॉप। इफ द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:25, N1 बाय N2 1/25। कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी। करंट इन प्राइमरी मतलब I1। तो मैंने पहला फॉर्मूला लगाया, E1 बाय E2 बराबर N1 बाय N2। ये पहला फॉर्मूला लगाया, E1 बाय E2 बराबर N1 बाय N2। अब E1 बाय E2, E1 पता है 230, E2 नहीं पता, N1 1/25। तो E2 आ गया 230 इंटू 25। दो 230 इंटू 25। अरे सर ये तो E2 निकाल दिया गलती से। पूछा क्या था? I1। कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं गिवन है तो ये माना जाएगा ट्रांसफॉर्मर कैसा है? आइडियल। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आइडियल। आइडियल का मतलब इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। अगर प्रश्न में कुछ भी गिवन नहीं है बेटे तो उसे सदैव क्या माना जाएगा? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इनपुट बराबर आउटपुट। इनपुट बताइए, पावर बोलिए, 4-5 बार बोलेंगे तब डर हटेगा। पावर होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। 4-5 बार बोलिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। पावर प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट मतलब इनपुट का वोल्टेज, इनपुट की करंट। अब E1 230, I1 नहीं पता, E2 230 इंटू 25, I2 2। तो I1 बताइए कितना एम्पियर? 50। बड़े आसान सवाल हैं, बस एक पंगा है पहचानना कि क्या गिवन है, और वो क्वेश्चन कर करके आएगा। फॉर्मूले फिक्स हैं, ये रे देख। इससे ट्रांसफॉर्मर का कोई भी प्रश्न कर ले स्लाइड से, कोई भी, बस तुझे ये लगाने आने चाहिए। और ये लगाएंगे कब? जब बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आओगे। इनपुट क्या, आउटपुट क्या। अब 2 सवाल को डबल स्टार लगा लो, 70 और 71। 71 2 बार नीट में आया है, 71 2 बार आया है, और 70 भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को खुद करो, खुद पढ़ो, कोई हिंट नहीं दे रहा, खुद करिए। लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, फॉर्मूले वही है। E1 I1 E2 I2 लिख के दे दूंगा तो कोई भी कर लेगा। यही है, प्रश्न पढ़ के गिवन क्या है। 2 क्वेश्चन कॉपी में कर लिए, सोच कितनी बड़ी बात है। अब तेरा काम है कि 3-4 घंटे बैठकर इनको वापस रिवाइज कर, इसके शॉर्ट नोट बना, तब फायदा है। अच्छे से कर लेगा तो मजा आ जाएगा। चलिए आगे देखें। 70
अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% वर्किंग ऑन 200 वोल्ट, ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है, मतलब क्या है, इनपुट 200 वोल्ट E1, ये पहचानना सीख। 3 किलो वॉट, किलो मतलब 1000, वॉट मतलब पावर, और कौन सी, इनपुट। गुरुजी पता कैसे चल रहा है इनपुट है, यही तो होशियारी है। ट्रांसफॉर्मर वर्क, वर्क का मतलब क्या है, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, ये स्क्रीन 220 वोल्ट पे काम करती है, मतलब इसको जो इनपुट दिया जाएगा वो कितना जाएगा, 220, तब ये काम करती है, तो इनपुट है ये। इफ द करेंट इन द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी मतलब I2, और एफिशिएंसी दे रखी है 90%। अब एफिशिएंसी दे दी तो बात ही खत्म हो गई, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, एफिशिएंसी 90, आउटपुट पावर E2 I2। इनपुट को मत खोलो, इनपुट को खोल दोगे तो रायता फैल जाएगा, इनपुट को मत खोलो, क्योंकि इनपुट तो पूरा ही गिवन है। अगर इनपुट को खोल दिया, यही तो होशियारी सीखनी होती है सवाल करते समय। नोट्स याद करने में क्या है, नोट्स तो ये रहे, ट्रांसफार्मर का कोई भी सवाल लो इससे सॉल्व हो जाएगा, इस स्लाइड से। कब लगाना है, कैसे लगाना है, यही तो सवाल सिखाता है, इसलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। क्वेश्चन करो, आपको चाहिए आप फॉर्मूले याद कर लेते हो, अरे केवल फॉर्मूला याद करना काफी नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, वो आपको थॉट समझाता है। अब बताइए E2, गुरुजी E2 नहीं पता, I2 6, इनपुट 3000, तो एक एक 6 का पहाड़ा 5, 50 इंटू 9, 450 आ रहा है भैया E2। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ तो 450 आ रहा है भैया। और क्या पूछा है उसने, करंट इन प्राइमरी, तो अब इनपुट पावर क्या होती है, E1 I1, इनपुट पावर 3000, E1 200, I1 15। क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं कम क्यों करेंगे, कम है ना, पावर ही कम हो गई ना, आउटपुट पावर निकालोगे ना, 450 इंटू 6, तो आउटपुट पावर कम आएगी। इनपुट पावर का, इनपुट पावर का 90% ही तो आउटपुट पावर आएगी, ये 3000 है, इसका 90% लिया, तो ये कटा, कितनी आई, 2700, इस 450 को 6 से गुणा करो, 2700 ही आएगा, है ना, जरूरत नहीं है उसको 90 करने की, इस फॉर्मूले में वो चीज अपने आप हो गई ना, इसलिए। अब करिए 71, अब थोड़े और मैच्योर हो गए हैं आप, 2 बार आया है बैक टू बैक 71, पकड़िए क्या क्या गिवन है, 71 डबल स्टार लगेगा, 2 बार नीट में आया भैया, आराम से करिए। अब आइए 71, दो बार नीट में रिपीट हुआ है 71, अच्छे से करिएगा, 3 बार पढ़ना पड़े कोई टेंशन नहीं, आपको ही करना है, कोई हिंट नहीं दूंगा।
3 दिन का समय है, आपको पिछले वीक बता दिया था। वेडनेसडे या थर्सडे को रखूंगा। ये एक अलग सीरीज है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराएगी, आपका फिजिक्स में डर हटाएगी। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पर, मतलब एमईसी में, मैग्नेटिज्म में जितने फॉर्मूले, जितने कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी पर हैं, उन सब पे सवाल बनाया है मैंने, सब पे, ताकि जब आप पूरा पढ़ के आओगे और टेस्ट दोगे, आपकी हर बात इससे क्या हो जाएगी, रिवाइज। टोटल 75 मिनट का टेस्ट है। जो बच्चे सुबह आते हैं उनका टेस्ट शाम को होगा, जो शाम को आते हैं उनका टेस्ट सुबह। ये तैयार हो गया हो तो अगले हफ्ते की प्लानिंग बता देता हूं। अगले हफ्ते दूंगा ईएमआई और इसके साथ जोड़ूंगा एक छोटा चैप्टर कैपेसिटर। अब खूब तैयारी करिए, तब मजा है। ये रखूंगा आइदर वेडनेसडे और थर्सडे, नोटिस बोर्ड पर टाइम लग जाएगा। शाम को रखूंगा एग्जैक्ट 75 मिनट। आइए पेपर दीजिए, पेपर लेकर पूरा यहीं सॉल्व करना है, ओमार भरनी है प्रॉपर, और 100% क्या पढ़ के आना है, पूरा एमईसी। रोज पढ़िए, डेली। अगले वीक का टारगेट, इस बहाने में हम आपके 8-10 चैप्टर बड़े बड़े, एक दिन आपको बुला के डब्ल्यूपी, एक दिन बुलाकर एसएचएम, और सारे सारे सवाल कैसे, बिल्कुल बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट पे आधारित, ताकि आपको थोड़ा सा फिजिक्स में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़े। सही है? तो तैयारी करके आइएगा, अटेंडेंस पूरी रखिएगा। आप लोगों के लिए प्लान किया गया है ताकि धीरे धीरे हम फिजिक्स में लास्ट 3 महीने में और बेहतर कैसे करें। 3 महीने ही मानते हम, अप्रैल वाला तो है ही नहीं। अप्रैल तो वैसे ही 15-15 घंटे पढ़ाई करनी है। तो अब जो 3 महीने हैं, जनवरी आधा, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 8-10 दिन, ये 3 महीने हैं जो तगड़ी मेहनत करनी है। चलिए, क्वेश्चन हुआ वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्या कह रहा है। अ 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप, लैंप लैंप कहां लगता है, सेकेंडरी में, तो 12 वोल्ट क्या, E2, 60 वॉट क्या, आउटपुट, 60 वॉट आउटपुट, कनेक्टेड टू प्राइमरी 220, E1 220, ट्रांसफॉर्मर आइडियल, P इनपुट बराबर P आउटपुट मत खोलो, P आउटपुट मत खोलो, 60, P इनपुट E1 I1, E1 220, 6/22, 3/11, 0.27। 2 बार नीट में आया है, वहां लिखिए E2 12 वोल्ट का कोई काम नहीं है, लिखिए, ताकि जब बाद में पढ़ें तो कॉन्फिडेंटली पढ़ें। E2 12 वोल्ट का कोई काम नहीं है। बोलिए। बिल्कुल भैया, ऑनलाइन भी रखेंगे, आप चिंता नहीं करें। सेम टाइम पर, जब इस बैच का शाम को ऑफलाइन होगा, आपके पोर्टल पर, आपके ऐप पर, उस समय सेम पेपर ऑनलाइन भी जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करें, सेम पेपर आपके पोर्टल पर, ऐप पर आ जाएगा, और आपको कंडक्ट करना है ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ ना, रेगुलेटर में नहीं होता, रेगुलेटर की वर्किंग अलग है, उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है। चार्जर के अंदर होता है, चार्जर में, क्योंकि ये आ रहा है 220, अपने मोबाइल की बैटरी को चाहिए 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो चार्जर के अंदर क्या लगा रहता है, ट्रांसफॉर्मर, वो वोल्टेज को क्या कर देता है, कम, और स्टेप डाउन होता है। चलिए अगली हेडिंग डालिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक इंटरेस्टिंग और समझने का टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो अब डायग्राम मेरे साथ साथ बना लो, बातचीत बंद करो और बढ़िया डायग्राम बना लो।
ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रहा है। हाँ, अभी वेडनेसडे या थर्सडे है, अभी नव्या डेट और टाइम आपके पास आ जाएगा नोटिस बोर्ड पे, आप चिंता नहीं करें। सही है, टॉपिक फाइनल है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट मिलेंगे। वो अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी हॉल की, कब अवेलेबल है उस हिसाब से टेस्ट रखेंगे। आइदर वेडनेसडे और थर्सडे ये भी फाइनल है, इवनिंग में होगा, ये फाइनल है। चलिए शुरू करूँ बोलना, थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक एडी करंट है, वो 5 मिनट का है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल के हिसाब से, उसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, पर ये है दमदार, मतलब आपको अच्छा लगेगा सोचने में। ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है। और मैंने क्या किया, इसमें एक रिंग रख दी मेटल की। ईमानदारी से बताइएगा, क्या रिंग से जुड़ने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों चेंज हो रहा है बताइए? क्योंकि V वेरी कर रहा है, V के वेरी करने से फ्लक्स वेरी करेगा। चैप्टर की आत्मा, आज अंतिम दिन है, जब जब फ्लक्स में बदलाव होगा तब तब ईएमएफ आएगा। सर 1 मिनट बता दोगे कितना ईएमएफ? अरे 1 मिनट लगेगा। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, मॉड लूं तो डी बाई डी टी, फाई की जगह बी इंटू ए, एरिया बाहर डीवी बाय डी टी। बी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बी बदल रहा है। एरिया, ये वाला एरिया, इतना ही फ्लक्स है, पाई आर स्क्वायर। ये ईएमएफ आ गया। ये ईएमएफ सर्किट में क्या फ्लो कराएगी? करंट। करंट की दिशा, लेंज आ जाएंगे भागे भागे। हाँ भैया, करंट की डायरेक्शन मैं बता देता हूं आराम से। फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर। आप बोल देते हो कम करो, फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ाओ। अरे इससे सवाल सॉल्व नहीं होता, आपके मुंह से यही निकलता है, बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो। इससे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। ये आप कितनी बार भी गा लें, बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ाओ, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो सर गुरुजी किससे होता है? बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करो, क्रॉस का उल्टा, डॉट, डॉट में इंड्यूस करो। ये देख एंटी क्लॉकवाइज। तो सर इसमें क्या नया है, ये तो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपने सोचा नहीं। अब वो देखें, इस रिंग में क्या फ्लो होनी शुरू हो गई। आपके लिए नॉर्मल है क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, पर जरा सोचिए, मैं आपको कहूं इस वायर में करंट फ्लो कराओ, कोई भी वायर में, आप कहोगे सर मुझे क्या जोड़ने दो? बैटरी, सेल, मुझे सप्लाई जोड़ने दो। इस रिंग में तो कोई बैटरी नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है, कोई आपने सोर्स नहीं लगाया, फिर ये करंट कहां से आ गई? किसी 10वीं क्लास के बच्चों को बोलोगे कि वायर में करंट फ्लो करा, आपको भी मैं पूछूं, आप तुरंत पहला बोलोगे सर बैटरी लाओ, सेल लाओ सर, सेल, सर मुझे सप्लाई से जोड़ने तो दो सर, मैं करंट कैसे फ्लो कराऊंगा? आपने खुद ने बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी में वायर पे पहले पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। इस करंट कैसे बह रही है? ये बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न, कोई सेल नहीं लगाया, करंट कहां से आ गई? फिर लोगों ने कहा अच्छा यार करंट बह रही है, पक्का पक्का इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बिना करंट, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा होगा। तो पहले गए मैग्नेटिक के पास, मैग्नेटिक का मैं तो संडे की छुट्टी पर हूं, क्यों तू फोर्स नहीं लगा रहा? अरे मैं लगाता ही नहीं हूं, रिंग रुकी हुई है, अगर रुकी हुई है तो वेलोसिटी, मैं तो लगाता ही नहीं हूं, मैं तो छुट्टी पर हूं, गया हूं बाहर घूमने, मेरा कोई फोर्स नहीं। इस पे क्रॉस लग गया तो सारा दारोमदार किस पे आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पर।
इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है कहां? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं है ही नहीं। यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, जब जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है तो उस रीजन में एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, विच इज कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अपनी कहानी को फिर सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, फिर बोलता हूं, पकड़िएगा। रिंग में क्या आ गई? करंट। करंट कैसे आ गई यार? करंट के लिए तो बैटरी चाहिए, बैटरी है नहीं। करंट आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई बल लगा रहा होगा। सबसे पहले मैग्नेट के पास गए, भैया तू बता, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूं, मुझे कोई मतलब, क्योंकि रिंग तो क्या है? रुकी हुई है। रिंग रेस्ट में तो भैया मैं तो कोई फोर्स, तो सारा दारोमदार किस पर? इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। तो फिर लोगों ने क्या बोला, वो सेंटेंस सुनिए, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी करती है, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करती है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? पहला कॉन्सेप्ट लिखिए, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड produces induced electric field, produces induced electric field। जबरदस्त बात है। और दूसरी बात सुनिए, अब इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं। ये जो फील्ड है ये लगातार टेंजेंशियल लगती है। क्यों टेंजेंशियल जरूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लगातार सर्कल पे गोल गोल घुमाना है। ये देखिए, टेंजेंशियल। इनफैक्ट अगर आप रिंग नहीं रखते तो भी उस रीजन में क्या पैदा होती? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिंग रख के तो आपने देख लिया कि डायरेक्शन फ्लो हो रही है, आपको थोड़ा अच्छा लगने लगा। अगर रिंग नहीं भी होती तो भी वहां पर क्या पैदा होती? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मजे की बात देखते जाइएगा, ये गोल 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 क्लोज लूप बना रही है। ये 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैट से अलग है। 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखो, 12th क्लास चैप्टर 1। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज पैदा करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहां कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ने पैदा नहीं करी। किसने करी है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो हम 12वीं क्लास में एडमिशन लेते समय इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है? चार्ज। उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वो कंजर्वेटिव है, वो क्लोज लूप नहीं बनाती। किसी को पता हो, प्लस से गए माइनस में जाके खत्म, वापस नहीं लौटे। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। जबकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। उनका लूप में वर्क डन 0 होता है। आपको याद हो, कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड। लूप में उनका वर्क डन सदैव। किसी को कंजर्वेटिव याद हो तो कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, कुलम्बिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव। जबकि ये कंजर्वेटिव, क्योंकि इसका लूप में वर्क डन 0 नहीं है, लगातार उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? फ्लो करवाना है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स काम के हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is non-conservative in nature. Non-conservative in nature. तीसरा, work done by induced electric field. Work done by induced electric field
in a closed loop, is नॉन जीरो। और कितना होता है वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। ये इलेक्ट्रोशेड से आता है, W बराबर Q इंटू वी। ध्यान दीजिए, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? इसका लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता। अगला पॉइंट लिखिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑलवेज फॉर्म क्लोज सर्कुलर लूप्स। ये सारे पॉइंट स्टार लगा लीजिए, सारे ही काम के हैं बेटा। ये किससे अंतर हो गया? 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोशेड से। वो कंजर्वेटिव ही है, नॉन कंजर्वेटिव। उसका लूप में वर्क डन जीरो, इसका नॉन जीरो। वो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे आर फॉर्मिंग क्लोज सर्कुलर लूप। तीनों ही काम के पॉइंट हैं। उनका ओरिजिन क्या है? उनका ओरिजिन है चार्ज, और इसका ओरिजिन, पहला पॉइंट, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सारे ही जबरदस्त पॉइंट हैं। क्या अगला स्लाइड कर दूं? ये ऐसे गोल 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 बना लीजिए। ये कौन है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज सर्कुलर लूप्स। एक सवाल खुद करिए, ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अच्छा सर, आप ये बार बार क्यों कह रहे हो वी वेरी कर रहा है? भैया वी वेरी करेगा तभी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैंने दो लूप माने, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा। सेकंड पॉइंट रिपीट कर दूं? सेकंड क्या था भैया? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज वर्क डन लूप में जीरो नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव है। ईएमआई पूरा तैयार कर लीजिए। इस सप्ताह ईएमआई की एनसीईआरटी भी लेकर आऊंगा। रात को 1.5 घंटा 9 बजे एनसीईआरटी कराऊंगा पूरी, इसलिए तैयार करके रखोगे तो साथ साथ हो जाएगी। थोड़ा कड़क चलिए, फुल ऑन मेहनत, फुल पढ़ाई करना, शॉर्ट नोट बनाना, फॉर्मूले याद करना, न्यूमेरिकल करना, एनसीईआरटी करना, जितनी मेहनत कर सकते हैं भैया अब जी जान एक कर दे। केवल एक ही बात है, पढ़ने से, टेबल कुर्सी पर बैठने से ही काम होगा, और कोई शॉर्टकट सस्ता जुगाड़ नहीं है। चल, अब ईएमएफ पूछा है, सभी लोग मुझे बताओ ईएमएफ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या? फैराडे लॉ, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। अलर्ट रहिएगा, मजा आ जाएगा। लूप वन, मजा आएगा। डी फाइव बाई डी टी, फाइव की जगह बी इंटू ए। अलर्ट रहिएगा, मजा आएगा। एरिया कहां का लेंगे? क्या बड़ा आर तक लूं क्या? क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू, एक आपको पुरानी बात याद दिला दूं तो मजा आ जाए, ये सोलेनॉइड और ये इतनी बड़ी डिस्क। तो बताओ, आपने मैग्नेटिक फील्ड तो केवल सोलेनॉइड में थी, तो एरिया तो यही वाला लिया था। तो एरिया बड़े आर तक कर लूं या छोटे आर तक का? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड छोटे आर तक ही है, उसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड ही, बस यही काम का है, इसलिए सवाल काम का है। आया हुआ है नीट PYQ
कठिन सवाल है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच समझ के बताइएगा। लूप 2 में तो आनंद आ जाएगा। क्यों? लूप 2 में कोई फ्लक्स ही नहीं है। भाई ने घर पे हॉस्टल में ले जाके एक रिंग रख दी, ले भैया आप बता इसमें ईएमएफ कितना। अरे लूप 2 में कुछ है ही नहीं, ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ना उसमें कुछ है, ना कुछ चेंज हो रहा है। फील्ड ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं है, चेंज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये नीट पीवाईक्यू है, डीपीपी का क्वेश्चन है। अच्छा बढ़िया प्रश्न है। 68 टिक लगा लीजिए, 67 वहीं लिख लीजिए। उसने वर्क डन पूछा है, वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डन होगा Q इंटू वी। अगला हेडिंग डालिए। इस पे सवाल तो नहीं आया है, पर ठीक है, याद होना चाहिए। जैसे हम सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस पर, वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर पॉइंट बाहर हो तो उसे बोलेंगे आउटसाइड। ये 3 लोकेशन पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे आपको सिलेंडर की याद होती हो, मैग्नेटिक फील्ड, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा रहा, बाकी फेराडे लॉ से डिराइव किया जा सकता है। बिल्कुल लूप 2 का आंसर 0 है, सही बात है। लूप 2 में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। फिर बताता हूं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है, फिर लिख लीजिए वी लगातार वेरी कर रहा है। कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब सरफेस पे निकालते हैं। कुछ भी नहीं है मतलब सरफेस। 66 देखेंगे आप तो उसने सरफेस पे पूछा है रिंग के। वर्क डन जीरो नहीं, नॉन जीरो आएगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है संस्कृति। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन लूप में जीरो नहीं होता, वो Q इंटू वी होगा।
थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ध्यान से पढ़ते हैं। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट एक ही है, फैराडे। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। पूरे चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट। आपने क्या किया, एक मेटल का टुकड़ा, एक मेटल का बल्क पीस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। पूरे चैप्टर में एक ही लॉजिक है, ना कोई दाएं ना बाएं ना एक्सेप्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो बताओ इस मेटल से जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, लेंज आ गए, फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोजिट एक्शन में इंड्यूस करो। क्रॉस है तो क्या करो, डॉट। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, भाई साहब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने लग गए, इस तरह से घूमे ताकि करंट आ जाए। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, क्यों क्यों एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि क्रॉस का उल्टा डॉट, और डॉट के लिए करंट को कैसे होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मेटल का बल्क पीस है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग गए और इस तरह से घूमे ताकि क्या पैदा होने लग गई, करंट। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो अपोजिट में इंड्यूस करो, क्रॉस का उल्टा डॉट। भाई साहब ये करंट इतनी जबरदस्त, आई स्क्वायर आर टी के कारण इतना जबरदस्त हीट पैदा होता है कि मेटल को ही क्या कर देता है, पिघला देता है। इसका यूज लोगों ने कर लिया, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का मतलब जहां मुझे मेटल को पिघलाना है, मैंने क्या किया, उस फर्नेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा दिया, वेरी। मेटल गिराया, मेटल गिरने से उससे फ्लक्स क्या होने लगा, बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, करंट आएगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आई स्क्वायर आर टी, और उस करंट की वजह से इतनी जबरदस्त हीट पैदा होगी कि मेटल पिघल जाएगा। एक मेटेलिक ब्लॉक को मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराया, ऑसिलेट कराया, अब क्या फ्लक्स बदलेगा क्या, सोच। जब वो बाहर चला गया फ्लक्स जीरो, अंदर आया बढ़ा, बाहर आया कम, फ्लक्स में। आप इस बात को समझिए, पूरा चैप्टर ही इस बात पे टिका हुआ है, फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज। तो जैसे इस मेटल से जुड़ने वाला फ्लक्स बदला, इसमें क्या पैदा हुई, एडी करंट। लोगों ने देखा उस एडी करंट के कारण ये ब्लॉक कुछ ही समय में क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब इसमें क्या पैदा हुई, डैम्पिंग। सर ये डैम्पिंग क्या होता है? आप झूला झूलते हैं गार्डन में, तो पिताजी ने, माताजी ने, दोस्त ने बचपन में जब आपको एक चक्कर दिया तो पहला चक्कर तो सबसे बड़ा जाता है, दूसरा चक्कर कम, तीसरा और कम, एयर रेजिस्टेंस एनर्जी खा जाती है, चौथे पांचवे के बाद झूला बंद हो जाता है। या तो उसको लगातार एनर्जी दो तो आप झूलते रहोगे, नहीं तो बड़े बच्चे आपने देखा हो हर चक्कर के बाद पैर से ऐसे लगाते हैं, पैर से ऐसे फोर्स लगा देते हैं ताकि वो झूला चलता रहे। नहीं अगर लगाओगे, पहला चक्कर का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, दूसरा कम, तीसरा और कम, चौथा पांचवे आते आते खत्म। सिंपल पेंडुलम आप घर पे देख लो, पहला चक्कर सबसे बड़ा, दूसरा और छोटा, तीसरा छोटा, चौथे पांचवे में डेड। कारण क्या है, क्या हो गई है, डैम्पिंग। ये पूछा जाता है कि डैम्पिंग को कम करने के लिए क्या किया जाए, तो हम क्या करते हैं, स्लॉट्स को कट कर देते हैं। गुरुजी स्लॉट कट करने से क्या हुआ, ये पूरा मेटल था, ऐसे ऐसे स्लॉट काट दिए, स्लॉट काटने से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, आर बराबर रो एल बाई ए, एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगी। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में भी आपने कभी 10वीं में बोर्ड में बनाया हो तो ऐसे ऐसे पतले 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 लोहे के लेमिनेशन प्लेट लगाता है। ये इतनी पतली पतली प्लेट लगाने का क्या फायदा, ताकि एडी करंट को क्या किया जा सके, कम। ट्रांसफॉर्मर देखना आप किताबों में ऐसी पतली 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 प्लेट्स हैं, क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा क्यों करते हैं, ताकि एडी करंट के प्रभाव को कम किया जाए। इसे बोलते हैं लैमिनेटेड। जैसे मैं आपको फील करके बताता हूं, एक तो ये मेटल का टुकड़ा है इतना मोटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसी मोटाई को
पतले पतले पन्ने में बांट दिया, ये देखिए। अब बताइए एरिया कम हुआ या बढ़ा? एरिया एकदम से कम हो गया, मोटाई उतनी रखी परंतु इतनी पतले पतली 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 लेमिनेटेड कोर बना दी, इससे एक प्लेट का एरिया कम हो गया। और अगर एरिया कम हो जाएगा तो R बराबर रो एल बाई ए, एडी करंट कम हो जाएगी। तो ये एक छोटा सवाल है, ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड आयरन कोर क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। कोई फॉर्मूला नहीं है, मजे की बात, कोई फॉर्मूला नहीं है, ना एनसीईआरटी में ना कुछ पे कोई न्यूमेरिकल आया है, सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल आए हैं। बताइए क्या बात ओके है क्या भैया? पन्ने पलट ले, पहला लेक्चर देख। अब ये ईएमआई पूरा शानदार तैयार होना चाहिए। 80 सवाल कर लिए कॉपी में, 82, एक एक सवाल कराया डीपीपी का, एक एक। अब 82 क्वेश्चंस अगर तूने अच्छे से कर लिए, इसके शॉर्ट नोट बना लिए, पीवाईक्यू कर लिए, भाई नहीं बाहर जाएगा। पूरा ईएमआई 4 घंटे बैठ के तैयार करिए, कॉपी कॉपी में 80 सवाल सॉल्व हैं, न्यूमेरिकल क्लास नोट्स में 80 सवाल बहुत बड़ी बात है भैया। पूरे पूरे 80 क्वेश्चन कॉपी में कर लिए हैं। अब तुझे इसको अच्छे से 2 बार 3 बार रिवाइज करना है। एक वो 67 रह गया था, क्या था वो बताओ तो? 66 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो कुछ नहीं दे रखा तो सरफेस पे फॉर्मूला R/2 dV/dt, R रेडियस 2 सेंटीमीटर, dV/dt 2 टेस्ला। तो भैया ईएमआई पूरा, अगला टारगेट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ट, 75 मिनट 60 सवाल, तुरंत उसके बाद ईएमआई होगा 3-4 दिन बाद ही। तो बैक टू बैक तैयारी करते रहिए। कैपेसिटर बहुत छोटा चैप्टर है, कितने कॉन्सेप्ट हैं कैपेसिटर में किसी को याद हो तो? 23 कॉन्सेप्ट। तो ईएमआई के साथ कैपेसिटर जोड़ूंगा, क्यों? दोनों छोटे चैप्टर हैं। सही है, चलिए धन्यवाद।